यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वॉइस, उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी। उम्मीद और आशा करता हूं मैं। तो हम सभी को पता है कि हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, जिसका पहला सेशन प्रीवियस वीडियो था, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन किया। जस्ट लाइक का इंट्रोडक्शन ही था। अगर मैं कल के लेक्चर का थोड़ा सा मतलब रिवाइज करा दूं, या फिर हम क्या पढ़ चुके हैं उस पॉइंट पे डिस्कस किया जाए, तो कल की क्लास में हमने सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन, जिसे हमने ग्रुप ऑफ प्रोग्राम बोला था। देन उसके बाद हमने प्रोग्राम जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला था, जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है फॉर अ एग्जीक्यूशन। देन उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, दो एक्स्ट्रा टर्म निकल कर आए थे। फ्लो चार्ट को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला था, जो प्रोग्राम द्वारा उठाए गए स्टेप फॉर एग्जीक्यूशन उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। और एल्गोरिथम को हमने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया था, जो प्रोग्राम को ये बताता है कि एक्चुअली में उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। देन उसके बाद हमने फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स की बात करी, चाहे ओवल हो, रेक्टेंगल हो, पेलोग्राम हो, हमारा एरो जिसे हम लाइन या कनेक्टर रिलेशनशिप के नाम से भी जानते थे। और लास्ट में था हमारे पास डायमंड, जिसे हम डिसीजन के लिए यूज करते थे। फिर आया था सबसे बड़ा खेल, जिसका नाम था टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जब हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करी, तो हमें समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के थे। दो में हमारा सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम वो सॉफ्टवेयर था जो सिस्टम के लिए जरूरी, एप्लीकेशन जो हमारे लिए जरूरी है। एप्लीकेशन के लिए जब हम गए थे, तो हमारा जर्नल और स्पेशल पर्पज कुछ स्पेशल कैटेगरीज निकल के आई थी, चाहे वो डेटाबेस वाली हो, डीटीपी वाली हो, ऑफिस वाली है, या फिर हमारे वेब ब्राउज़र और ईमेल वाले प्रोग्राम्स हों। ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी थी। लेकिन जैसे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी, तो 5 मेन एग्जाम्पल या टाइप्स देखे गए थे हमारे सिस्टम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन था। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने डेफिनेशन बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम होता है जो यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है, या यूजर कोई प्रोग्राम रन करना चाहता है तो उसके लिए इंटरफेस देने का काम करता है। कुछ मैंने फंक्शन भी आपको बताए थे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कौन सा करता है। देन उसके बाद हम आगे गए थे यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यूटिलिटी प्रोग्राम को हमने कंप्यूटर को मेंटेन, एनालाइज, ऑप्टिमाइज या कॉन्फ़िगर करने के लिए रखा था, जिन्हें हम सर्विस प्रोग्राम भी कह रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एंटीवायरस सबसे पॉपुलर था, बट इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें, तो हमारे कंप्रेशन, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, बैकअप, ये सारे यूटिलिटी के अंदर ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
हो गई ना चालू। लाइव सेशन रिकॉर्डिंग में जाओ। यूटिलिटी के बाद हमारे पास आया था ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में 3 ट्रांसलेटर थे और तीनों में हमने असेंबलर को असेंबली से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया था। लेकिन मैंने ये भी एक पॉइंट बताया था कि असेंबलर कैपेबल हो सकता है हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसलेट करने के लिए। निमोनिक्स कोड का यूज करता है हमारा असेंबलर। और हमने ये भी जाना था कि हमारे जो सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में ही चीजों को समझता है, तो जो ट्रांसलेटर होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 2 और ट्रांसलेटर थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों के दोनों हाई से लो यानी हाई से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमने ये भी जाना था कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर के तौर पे हमें समझ में आया था कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। एक साथ ट्रांसलेट होने की वजह से इसकी स्पीड ज्यादा है और मेमोरी का ज्यादा यूज करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता था। ये मेमोरी का स्पेस कम लेता है क्योंकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है और इसकी स्पीड स्लो होती क्योंकि एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है। इसमें एक ड्रॉबैक भी था कि इंटरप्रेटर में अगर कोई एरर आता है ना, तो जब तक उस एरर को सही नहीं किया जाएगा वो ट्रांसलेटर आगे नहीं करेगा, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद में एरर शो करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फर्मवेयर प्रोग्राम था जिसमें बायो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। फर्मवेयर वो प्रोग्राम होता है जो हमारे हार्डवेयर के किसी पार्ट में इम्बेड किया जाता है फॉर अ डिवाइस ऑपरेटिंग या डिवाइस कंट्रोलिंग। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सबसे पॉपुलर था। लेकिन UEFI भी एक दूसरा हमने वायुस प्रोग्राम के सॉरी फर्मवेयर के एग्जांपल में रखा था। आपको याद होगा कि एम्बेडेड को भी हमने फर्मवेयर के एग्जांपल में रखा था और दोनों में कंपैरिजन करके बताया था। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कल आपने क्लास ली है प्रीवियस वाली, मुझे इतना बता दो, जैसे फर्मवेयर में हमने बायोस को पीसी यानी हमारे पीसी लैपटॉप के लिए हमने फॉर ऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग के लिए रखा है। बस सवाल यह है कि जो एम्बेडेड प्रोग्राम होता है वो किस डिवाइस के ऑपरेटिंग के लिए इंस्टॉल किया जाता है या किस डिवाइस में एम्बेड होके आता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या आपको कल की चीजें पता है कि नहीं। मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। जब हम फिर आगे गए थे तो डिवाइस ड्राइवर हमारे पास अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर था। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि किसी भी डिवाइस को अगर हम अपनी पीसी लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उससे ऑपरेट करने या उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसके ड्राइवर की जरूरत होती है। याद है सर, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हमारी लैपटॉप पीसी सॉरी माउस कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है, यूएसबी का भी ड्राइवर होता है, साउंड का भी ड्राइवर होता है, हर चीज का ड्राइवर होता है। अच्छा, एम्बेडेड वॉशिंग मशीन, बिल्कुल दीपिका सही बात है। यानी आप सिंपल सरल शब्दों में कह सकते थे कि एम्बेडेड वो प्रोग्राम है जो नॉन पीसी डिवाइस में एम्बेड हो गया था, नॉन पीसी। फिर आप वॉशिंग मशीन बोलें, एसी बोलें, फ्रिज बोलें, सब ये सब नॉन पीसी में चले जाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप। लेकिन आपको याद होगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप में हमने एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी समझा था जो हमारे जरूरत के हिसाब से चेंज होता है, जिसमें फ्रीवेयर जिसके लिए में कोई पैसा देना नहीं पड़ता, ओपन सोर्स जो फ्री होते, ओपन सोर्स को समझना बहुत जरूरी था क्योंकि ओपन सोर्स आता है। ओपन सोर्स को शॉर्ट में हम ओएसएस के नाम से जान रहे थे और 3 शब्द से हमने इसे समझा था। पहला फ्री था, दूसरा हमारे पास मॉडिफाई और तीसरा हमारे पास शेयर था। देखो, फ्री होता है मतलब पैसा देना नहीं पड़ता, मॉडिफाई कर सकते हैं यानी इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इसे मॉडिफाई करके शेयर किया जा सकता है। लेकिन ओपन सोर्स के अपोजिट हमारा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर था जिसे हम क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कह रहे थे, क्लोज, जिसका ओपन सोर्स जिसका सोर्स कुछ किसी कंपनी या व्यक्ति के अधिकार में होता है, वो सीक्रेट होता है। एग्जाम्पल मैंने ओपन सोर्स के एग्जाम्पल बताए थे, आप ओपन सोर्स के किसी एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जाता हूं आगे।
इसी सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन में हमने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करी थी। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी जब कोई डेवलपर कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है तो जिस सॉफ्टवेयर पे बनाता है, जिस सॉफ्टवेयर पे कोड लिखता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या फिर शॉर्ट शब्दों में एपीआई के नाम से भी जान रहे थे। याद है? मैं याद दिलाता हूं, इक्लिप्स सर जावा का एडिटर था, कोडा मैक में यूज होता है, नोटपैड प्लस हमारा विंडोज में यूज होता है, और सबलाइम टेस्ट हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला था जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, चाहे वो मैक हो, विंडोज हो या लाइनेक्स हो। ठीक है। और ओपन सोर्स हमारा नोटपैड प्लस था, आपको याद होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में, जैसे हम मैलिशियस प्रोग्राम में कई दूसरे एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। मैलिशियस का मतलब है जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे वायरस सबसे पॉपुलर था, लेकिन इसके अलावा ट्रोजन और जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता नहीं है, वर्म जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, स्पाईवेयर जो जासूसी करता है, यानी स्टील द इंफॉर्मेशन विदाउट यूजर, बिना यूजर के बताए इंफॉर्मेशन को चुराने का काम हमारा स्पाईवेयर। की लॉगर स्पाईवेयर के सिमिलर ही था। और इसके अलावा हमने स्कीयरवेयर, एडवेयर ये सारे मेलिशियस प्रोग्राम पढ़े थे। पढ़ने के बाद जब हम आगे गए तो कुछ और टर्म का खेल हमने समझा था। जैसे पैच हमने देखा जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सही करता है, सर्विस पैक जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, उसकी प्रॉब्लम सही करने के साथ सॉफ्टवेयर को इनहेंस कर देता था। वर्क जिसे हम एरर कहते थे, डीबग जो एरर को सही करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टर्म थे, जैसे हमने एक साइकिल पढ़ी थी, याद है सर? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हमने जो सोर्स कोड था उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदला था। सोर्स कोड था जिसे हमने ऑब्जेक्ट कोड में बदला था, और ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कौन यूज हो रहा था? सर ट्रांसलेटर, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम ट्रांसलेटर हमारा करता है। फिर ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग किस में बदलते हैं? सर ऑब्जेक्ट कोड को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते थे। एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड बोला जाए, बात बराबर है। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम लोग लोड कराते हैं। क्या करते हैं सर? लोड कराते हैं। लोड कराने का काम था लोडर का। लेकिन मेरा सवाल अगेन एक दूसरा है कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, इस ऑब्जेक्ट कोड को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने का काम करता कौन है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपने ओपन सोर्स के एग्जांपल दे दिए, लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है, हमारा मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सारे ओपन सोर्स के एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, ये सब समझा? याद आ रहा है? सो थोड़ा थोड़ा याद, नहीं पूरा आएगा। मैं जाता हूँ आगे। थोड़ा सा मैंने जो और समझाया था शायद कुछ छूट तो नहीं गया है, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। वैसे आपको फायरवॉल और एंटीवायरस ये दो टर्म रह गए हैं, यानी मैलिशियस हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, उसको बचाने के लिए हम यूज करते थे एंटीवायरस। एंटीवायरस के लिए मैंने तीन टर्म बताए थे। पहला ये वायरस को फाइंड करता है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, तीसरा रिमूव। एग्जाम्पल बहुत आसान है। और फायरवॉल हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है, चाहे वो इनकमिंग हो आउटगोइंग, उसको रोकने का काम करता था। पैरिटी बिट जिसे मैंने एरर डिटेक्टिंग कोड बताया था, और कोडिक बताया था जो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए यूज होता है। एक टर्म और हमें समझने की ज़रूरत रहेगी, वो मैं आपके सामने और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। यस, मैंने सवाल पूछा था कि हमारे ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कौन बदलता है, तो आपका सवाल आ रहा है सर लिंकर बदलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी आप अपनी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इतना सब पढ़ने के बाद एक टर्म हमारे सॉफ्टवेयर में और आता है जिसे हम प्लगइन कहते हैं। सॉफ्टवेयर में एक टर्म था जिसका नाम है प्लग इन। क्या नाम है? इसे आप मेंशन कर लीजिए, हो सकता है आपको नोट्स में लिखा ना मिले क्योंकि इंटरनेट में इसे पढ़ते हैं, बट सॉफ्टवेयर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यहीं पे फिनिश कर लिया जाए। तो क्या लिखेंगे सर? प्लगइन एक ऑप्शनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, या फिर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। यानी प्लगइन
पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शनल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, यानी आप ऑप्शन के आधार पर इसे यूज कर सकते हो। काम क्या है इसका? काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी मौजूदा प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर में विशिष्ट सुविधा और उसकी कार्य क्षमता जोड़ता है, बिना सॉफ्टवेयर के मूल कोड में कोई बदलाव किए बिना। यानी मूल सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव नहीं होगा, उस सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता और सुविधा को बढ़ाने का काम करता है। सपोज दैट आपके सॉफ्टवेयर को इस रूप में देखा जाता है और प्लगइन ये है जो यहां पर ऐड होके उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को कहीं ना कहीं इनहेंस करने का काम करता है। एग्जाम्पल देंगे सर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे आप इंटरनेट के वेब ब्राउजर पे ब्राउजिंग करते हो, भाई गूगल क्रोम आप चलाते हो ना। गूगल क्रोम क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। अब गूगल क्रोम में कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जिनका यूज करके उस सॉफ्टवेयर की आप फंक्शनलिटी को इनहेंस कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से आप मार्केट से कोई भी व्हीकल लेके आते हैं, कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे आप सपोज दैट आपने 4 व्हीलर ली, आपने 2 व्हीलर ली, तो उसके साथ में उसकी जब एसेसरीज आप इंस्टॉल कराते हैं तो उस डिवाइस की कहीं ना कहीं फंक्शन इनहेंस हो जाते हैं। सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर में जब कोई एक्सटेंशन या प्लगइन ऐड होता है तो उसकी फंक्शन को इनहेंस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल दे रहा था मैं, तो जैसे आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं, तो वेब ब्राउजर में क्या करते हैं सर? हम वेब पर जो रिसोर्सेस है उन्हें देखने का काम करते हैं। सपोज दैट हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, जैसे हम PIB की वेबसाइट ही विजिट कर रहे हैं, जो ऑफिशियल इंडिया के लिए जितनी भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं सब इसी वेबसाइट पे आते हैं। अब ये वेबसाइट सपोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये वेबसाइट वैसे तो है तो दोनों लैंग्वेज में, सपोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं, तो फिर आप इसे एक्सेस कैसे कर पाएंगे? आप इसे एक्सेस कैसे कर पाएंगे? आपकी तो समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउजर में ट्रांसलेटर को एज ए एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। ट्रांसलेटर को एज ए एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से जो हमें इंटरफेस दिख रहा है उसका बिना किसी सिलेक्शन के तुरंत ट्रांसलेशन किया जा सकता है। ट्रांसलेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसे दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐड करके उसके फंक्शन को इनहेंस करना एक प्लगइन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। समझ में आ गया? उम्मीद है कि प्लगइन हमारे सॉफ्टवेयर में समझ में आ गया होगा। हाँ या ना में जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है। प्लगइन मैंने एग्जाम में मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया भी था। मैं अक्सर इसे इंटरनेट में पढ़ाता था क्योंकि ब्राउजर के लिए सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल बन जाता है, बट सॉफ्टवेयर का पार्ट है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सॉफ्टवेयर में ही कंप्लीट किया जाए। चलिए मैं चलता हूं आगे और आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। आज हमें, जैसे हमने प्रीवियस में सॉफ्टवेयर पढ़ा था, सॉफ्टवेयर में सबसे पॉपुलर टाइप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया था। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कल आपसे बोला भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल करेंगे जिससे हमें पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स और विंडोज दोनों दिया है, पर लाइनेक्स और विंडोज तक हम कैसे पहुंचेंगे वो आज डिफाइन हो जाएगा। यानी आने वाले लेक्चर का प्लान आज ही बन जाता है, तो मैं उसी कड़ी में आगे चलता हूं और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को एक फिगर के माध्यम से हम ड्रॉ करते हैं। वैसे तो मैंने जब सॉफ्टवेयर का टाइप था वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन बता दिया था। तो क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्बली डेफिनेशन ये होता है कि यूजर यानी हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसको इंटरफेस सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। यूजर यानी हमें किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, तो जो इंटरफेस देता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक इंटरफेस देने का काम, साथ ही साथ में
किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है। बाकी आपके पास फुल नोट्स है, उसमें कुछ ऐसा ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप जाके चीजों को समझ सकते हैं। मैं उस पर बात ना करते हुए सीधा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन समझाता हूं, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ी गहराई से समझ पाएंगे। सुनो भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखो, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल इंस्टॉल हमारा सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क या फिर हम एसएसडी मेमोरी में करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड यानी वर्किंग में अगर करने की बात हो तो रैम मेमोरी में किया जाता है। ये दोनों मेमोरी का यूज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। अब आगे सुनो, जो प्रोग्राम लोड करता है उसे कर्नेल कहते हैं। अब शायद अभी कर्नेल आपको समझ में नहीं आया, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी समझ में आएगा। एक बार इनिशियलाइज होने के बाद सिस्टम प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम को चलाने के लिए तैयार हो जाता है, उन्हें हार्डवेयर कुशलता पूर्वक उपयोग करने की अनुमति दे देता है। यानी एक बार प्रोग्राम लोड हो गया तो वही यूजर किसी प्रोग्राम को चला सकता है या किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान कर देता है। कुछ हिस्ट्री पॉइंट हैं जो वर्बली पॉइंट से आप समझ सकते हैं। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट, जिनके नोट्स में हिस्ट्री पॉइंट नहीं लिखे हैं, आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। हिस्ट्री पॉइंट में सबसे पहला हिस्ट्री पॉइंट ये, पहला कंप्यूटर Z1 1936 और 1938 में आया था, जो दुर्भाग्य रूप से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलता था। जबकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सबसे मेन सॉफ्टवेयर है, इसके बिना सिस्टम ऑपरेट होता नहीं है। पर 1936 और 38 में जो Z1 नाम का कंप्यूटर था वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होता था। ये पहला पॉइंट है। सही 20 साल बाद 1956 में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। 1960 के दशक में वेल लैब ने यूनिक्स के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि पहला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना। आपको याद होगा हमने जब कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था तो कंप्यूटर सिस्टम में हमने कंप्यूटर की जनरेशन को डिफाइन किया, और आपको याद भी होगा कि कंप्यूटर की पहली और कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसका नाम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यूनिक्स पे काम 1960 के दशक में स्टार्ट हो गया था और यूनिक्स को 1969 में लॉन्च कर दिया था। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसे, बट आगे आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो 1977 में एप्पल की सीरीज अस्तित्व में आई और एप्पल ने पहला अपना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। आगे गए 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस 86 को खरीद कर अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो था वो 1985 में अस्तित्व में आया। लेकिन जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो डॉस उसमें इनबिल्ड था। ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं पहली जनरेशन से, लेकिन पहली जनरेशन से पहले कंप्यूटर आया था Z1, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। 1960s में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होना स्टार्ट हो गया था, और यूनिक्स अभी मैं बता देता हूं, वैसे हम आगे पढ़ेंगे यूनिक्स के बारे में। 1969 में यूनिक्स हमारा लॉन्च हो गया था। एप्पल कब आया था तो 1977 में, और डॉस आया था 1981 में, लेकिन विंडोज आया था 1985 में। इसके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पॉपुलर है जिसे हम लिनक्स या लाइनेक्स कहते हैं, जो 1991 में लॉन्च हुआ था। ये कुछ हिस्ट्री का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री पॉइंट है।
हो सकता है कुछ पॉइंट आपको याद रहे, कुछ याद ना रहे, बट जैसे जैसे आप सेशन को आगे बढ़ाएंगे सारे पॉइंट आप लिंक करते हुए चले जाएंगे। जैसे आज आपको भले ही याद ना हो कि पहली और दूसरी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, लेकिन आज आपको लिंक हो गया क्योंकि पहले भी पढ़ा है, आज रिवाइज करा दिया और लिंक भी कर लिया, तो आप आराम से उसे संबंधित बना पाएंगे। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। थोड़ा आगे जाने पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में काम क्या क्या करता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कहते हैं, यानी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब डेफिनेशन और हिस्ट्री के बाद फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एग्जाम में फंक्शन पर सीधे क्वेश्चन भले ही ना आए और आपको सीधे फंक्शन याद भी नहीं करने, सिर्फ फंक्शन कौन कौन से करता उनकी हेडिंग अगर आप याद रख पाते हैं तो काफी मदद होगी। इसीलिए मैं इन फंक्शन को बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप आराम से समझ पाएंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फंक्शन को एज इट इज लिख लें जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बाकी आपके पास फुल नोट्स है उसमें डिटेल लिखा हुआ है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस स्क्रीनशॉट को ले लें और इन फंक्शन को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हम नोट डाउन भी कर रहे हैं जो कीवर्ड हैं, बाकी डिटेल पीडीएफ में है उसमें हमें कोई परेशानी है नहीं। अब एक एक कर हर फंक्शन पे मैं थोड़ा सा गौर कर लेता हूं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले आप फंक्शन की हेडिंग समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में काम क्या क्या करता है। तो सबसे पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस को मैनेज करने का, फिर दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा काम है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा वर्क है हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैनेज करने का काम कर रहा है, क्योंकि सारे मैनेजमेंट हैं। मैंने बोला ना कि सिर्फ हेडिंग से ही काम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो किसी प्रोसेस को क्रिएट करना या किसी प्रोसेस को डिलीट या टर्मिनेट करने का जो काम है ना, कौन करता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो याद रहे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट टर्मिनेट ये सारे काम इसी के रहते हैं। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को क्रिएट किया, तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी का अलोकेशन यानी मेमोरी किसी के लिए अलोकेट करना यानी देना, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए यानी टर्मिनेट हो जाए तो उस मेमोरी स्पेस को वापस लेने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है हमारे पीसी या लैपटॉप में जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उन सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखने का काम यही करता है। यानी अगर किसी प्रोसेस को किसी डिवाइस की जरूरत है फॉर अ प्रोसेस ऑपरेशन, तो उस डिवाइस को अलोकेट करने का काम हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसीलिए लिखा हुआ है टास्क ऑफ अलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइस, जिसे आप रिसोर्सेस के नाम से भी जानते होंगे। यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी की जरूरत है, यही देगा, डिवाइस की जरूरत पड़ रही है यही देगा, सारे काम यही है। एक और पॉइंट है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि यूजर से हार्डवेयर की जो फीचर्स है उनको हाइड रखने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यानी प्रिंटर की जितनी भी विशेषता है, प्रिंटर की जितनी भी जानकारी है वो यूजर तक शेयर नहीं करता है, यूजर सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। बाकी अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी मैनेज करता है। कौन कौन से? तो फाइल का हम स्टोर कहां पर करें, कैसे करें,
फाइल को रिट्राइव करना, यानी फाइल आपको ढूंढनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपकी मदद करेगा। फाइल को नाम देना है, फाइल को शेयर करना है, फाइल का प्रोडक्शन लगाना जिसे आप रिसेक्शन कहते हैं। भाई किसी फाइल को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। कौन परमिट करता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड, यानी प्रोटेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैलवेयर थ्रेट या अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस और मैलवेयर जो थ्रेट होते हैं उनसे हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को बचाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और लास्ट है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। क्या मतलब है? यूजर और उसकी जो प्रोसेस है ना, उनके बीच में टाइम और रिसोर्सेज दोनों की ट्रैकिंग रखना, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो अगर मैं समराइज करूं तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पीसी या लैपटॉप में जितने भी इंटरनल वर्क हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की देख रेख में ही हो रहे हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर। चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, सारा मैनेजमेंट का काम इसी का है। तो मेन हेडिंग है, मैंने इसीलिए हेडिंग पर ज्यादा जोर दिया। अब आते हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट है कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट भी तो होंगे। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बॉक्स के माध्यम से समझाया था, मैं अगेन उसको बनाना चाहता हूं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बॉक्स के बाहर ऊपर हम लोग थे यूजर और नीचे हमारा हार्डवेयर था जो यूजर को इंटरेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम की वाई मतलब मदद लेता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट की जब बात हो रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला सेल, पहला कौन सा है? सेल। दूसरा हमारा है कर्नेल, ठीक है ना। दो कंपोनेंट है। सेल, सेल का संबंध किससे है सर? यूजर से। कर्नेल का संबंध किससे? हार्डवेयर से। जैसा फिगर में ड्रॉ किया गया है वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी डिफाइन हो रही है। सेल का संबंध यूजर से है, मतलब यूजर जो भी कमांड देगा सबसे पहले सेल पर जाएगी। इसीलिए सेल को हम CLI के नाम से जानते हैं। कमांड, सी का मतलब होता है कमांड, एल का मतलब लाइन और इंटरप्रेटर। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि यूजर ने जो भी कमांड दी है, यूजर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे इंटरप्रेट करेगा, मतलब चेंज करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भेज देगा जैसा उसका कमांड या इंस्ट्रक्शन है। तो यूजर से कमांड लेने का काम सेल का है। और जितने भी अभी मैंने आपको फंक्शन पढ़ा, जितने भी, चाहे वो प्रोसेस हो, डिवाइस हो, हमारा फाइल हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट, सिक्योरिटी हो, शेड्यूलिंग हो, सारे मैनेजमेंट जितने भी फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी फंक्शन थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे यही करता है। यानी हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द केस में कंप्यूटर की सारे फंक्शन को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में करता कौन है? उसका नाम है कर्नेल। जैसे BSI अकेडमी पे CPCT चलता है, BSI अकेडमी का नाम है CPCT में पॉपुलर रिजल्ट देने का। अब लेकिन BSI अकेडमी में क्लास कौन लेता? कुछ लोगों को तो मेरा नाम ही नहीं पता होता, तो वो मेरा काम है। सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हमारे सिस्टम में सभी मैनेजमेंट के कार्य करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन करता है? उसका नाम है कर्नेल। ठीक है, चलिए मैं नोट्स की तरफ जाता हूं और इनको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नेल की। तो कर्नेल का क्या काम है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट को मैनेज करने का काम है। दो कर्नेल हमारे मेन माने जाते हैं, एक मोनोलिथिक और दूसरा माइक्रो कर्नेल। ये आप लाइनेक्स यूनिक्स में देखेंगे, बट अगर कोई कर्नेल पूछे ना, कर्नेल की एग्जांपल बता दीजिए, तो आप इन दोनों का ही नाम लेंगे। साथ ही साथ में अगर आप सेल के बारे में पूछ रहे हो तो सेल एक ऐसा स्पेशल इन्वायरमेंट या स्पेशल यूजर प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू अ यूजर
to use operating system service and it execute program based on input provided by the user। यानी यूजर ने जो इनपुट दिया है उसके आधार पर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सेल की मदद होती है। अब सेल का इंटरफेस क्या है वो आप समझ सकते हैं कि यूजर के पास सेल होता है और कर्नेल का संबंध हमारे हार्डवेयर से है। बाकी आपके पास जो डिटेल नोट्स हैं आप उसमें जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्नेल ये है और कर्नेल हमारा कोर कंपोनेंट, ये लिखा हुआ है कर्नेल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप मेंशन कर लीजिएगा, भले ही वहां पे ना लिखा हो। आपके नोट्स में जिनको मैंने दिए हैं उनके नोट्स में शायद ये पॉइंट मिसिंग है। ये कर्नेल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा कर्नेल जितने भी काम है, जितने भी, मैं अब शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखा है बट आप देख सकते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी, वो सारे कर्नेल के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, मैंने वर्बली बता दिया। इन केस अगर नोट्स में मिसिंग है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल में आगे मैं कंपैरिजन करूंगा तो वहां पर हम इस पॉइंट को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूसरा कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं तीसरे और सबसे मतलब इंपोर्टेंट की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और रह जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले मैं टाइप्स बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर उन पर हम थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जितना हमारा एग्जामिनर पूछता है वैसे ज्यादा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इतनी बड़ी किताब होती है तो उस पर हम इतना विशेष चर्चा नहीं, इतनी करेंगे जिससे हमारा एग्जामिनर का जो पूछा हुआ कंटेंट है वो कवर हो जाए। सबसे पहले मैं टाइप बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच। बैच के बारे में आप पहले से जानते हैं कि पहली और दूसरी जनरेशन में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था वो बैच ही है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग के नाम से जानते हैं। आपने उम्मीद है कि नाम तो सुना ही होगा, क्यों, क्योंकि हर जनरेशन में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने एग्जांपल दिया था। आगे चलेंगे, तीसरा टाइम है हमारा तीसरा टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा नेटवर्क। पांचवा मोबाइल। मोबाइल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने अगर इन चारों को पढ़ लिया तो बाकी दो अपने आप समझ में आ जाएंगे। पांचवा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, छठवा हमारा मोबाइल हो जाएगा। तो मेन रूप से आपको 5 पढ़ने की जरूरत है, मोबाइल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी क्लास मोबाइल में देख रहे हो। तो मोबाइल के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा स्पेशल विशेषता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक कर मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे डीप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वालिटी ये है कि कंप्यूटर से सीधा इंटरेक्ट नहीं करेगा, सीधा डायरेक्ट। अगर आप अपनी डिटेल नोट्स को थोड़ा विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा वर्बली कुछ चीजें बताई जो कि नोट्स में लिखी हुई हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी और पहली जनरेशन का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। इसके बजाय ऑपरेटर समान कार्य कर लेता है, उन्हें एक बैच में समूहित करता है और फिर उन बैच को फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर एक एक कर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। यानी वो सवाल आप पूछ रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बैच अगर कंप्यूटर सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है तो फिर एक काम कैसे करता है, तो काम एक ऑपरेटर की तरह करता है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं, भाई क्या होता है कि यूजर इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रोसेस क्रिएट होती है। तो जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको एक बैच में या फिर ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग बना लेता है जिन्हें आप बैच कह रहे हैं। तो फिर उन बैच को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देता है फॉर अ सीपीयू।
और आपको याद होगा कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे शॉर्ट में हम एफ सी एफ एस के नाम से जानते हैं। एफ मतलब फर्स्ट, सी मतलब कम, एफ मतलब फर्स्ट और सी मतलब सॉरी एस मतलब सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन निकालोगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोसेस पहले आई है वही पहले एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट कम, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। सिंपल सा सिद्धांत तो यही है ना। फर्स्ट कम मतलब जो पहले आएगा, फर्स्ट सर्व यानी उसको पहले खाना दिया जाएगा भाई। सिद्धांत तो वही है ना, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट को ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को थोड़े समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो आपके लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग टाइप में पढ़ेंगे, उनके आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अपने एडवांस कंसेप्ट के हिसाब से समझ सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट का टारगेट एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को छोड़ भी देंगे ना, तो कोई गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत रेयर और डीप केस बनता है, तभी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पर काम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास हर प्रकार का स्टूडेंट है, तो मुझे दोनों हिसाब से डील करना चाहिए। तो अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ इतना याद रखें, वो स्टूडेंट जिनका टारगेट एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहली और दूसरी जनरेशन में यूज हुआ था। दूसरा, ये कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता, ऑपरेटर की तरह काम करता है, प्रोसेस को एक बैच में समाहित यानी ग्रुप बनाता है, और उन बैच को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिद्धांत पर ऑपरेट करता है, या उन्हें परफॉर्म या एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन में लिया गया टाइम सिमिलर जॉब से हायर रहता है। मल्टी यूजर कैन शेयर बैच, मतलब मल्टी यूजर बैच ऑपरेटिंग शेयर कर सकते हैं। मैनेजिंग लार्ज वर्क बिकम इजी इन अ बैच सिस्टम, यानी बहुत बड़ा काम है उसे बैच में डिवाइड करने से बहुत आसानी से किया जा सकता है। और चौथा है कि आइडियल टाइम फॉर अ सिंगल बैच इज वेरी लेस, यानी एक बैच करने को लिए जो टाइम चाहिए ना, वो बहुत ही कम लगता है। भाई जितने एडवांटेज होंगे उतने डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डीबग करना काफी कठिन होता है। डीबग का मतलब जानते हैं, यानी अगर कोई एरर आ गया ना, तो उस एरर को सही नहीं, मतलब सही किया जा सकता है बट कठिन है। इसीलिए डीबग प्रोसेस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। ये डिसएडवांटेज मेन है, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं। अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है, तो पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट डेटा एंट्री के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्हें आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में लिख रखा है कि नॉट इंटरेक्ट बट बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल डिवाइडेड इनटू बैच, ये बहुत ज़रूरी था। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। अगर आपको मल्टीटास्किंग को समझना है, तो टाइम शेयरिंग को थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग की वजह से ही हो पाता है, इसलिए टाइम शेयर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। लिखा है ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क वर स्मूथली, यानी प्रत्येक काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, जिससे सभी काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। लिखा है द टाइम दैट ईच टास्क टेक टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड अ क्वांटम। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। किसी टास्क को करने के लिए जो टाइम दिया जाता है उसे हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है,
बट कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप इतना कह सकते हैं कि प्रत्येक काम को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जिससे सभी काम बहुत अच्छा आसानी से किए जा सकते हैं। और टाइम देने, जैसे हम डेली रूटीन में अपने पूरे के पूरे शेड्यूल को बढ़िया सा डिवाइड करते हैं कि हमें उठते ही अपना स्टार्टिंग का टाइम यहाँ पर देना है, फिर ये टाइम यहाँ पर देना है। कई बार एक समय पे आप दूसरे काम भी करते हैं, मतलब मल्टीपल काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने टाइम को शेड्यूल करते हैं, आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। इसी वजह से मल्टीटास्किंग प्रोसेस हो पाती है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हर काम को करने के लिए टाइम दिया जाता है, और उस टाइम की वजह से ही मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो पाती है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं चाहता कोई वीडियो चलाना है तो बैकग्राउंड में चलता रहता, क्यों? क्योंकि मल्टीटास्क है, मुझे कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बैकग्राउंड में चलता रहेगा, मैं अपना काम परफॉर्म करता रहूंगा। तो ये मल्टीटास्किंग का ही एक एग्जाम्पल है। बाकी मल्टीटास्किंग में क्वांटम को जरूर याद रखना कि क्वांटम क्या है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन आता है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास यूनिक्स, लाइनेक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडो का 2000 और आईबीएम का 390 वर्जन आता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि लाइनेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग। मतलब लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन, जो आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं, सारे। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, मैंने हिंदी में थोड़ा सा कम लिखा है, बट आप मदद ले सकते हैं। अगर आप इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ जाओगे तो एडवांटेज भी देखा जा सकता है। सबसे पहला एडवांटेज ये है मल्टीटास्किंग का, कि हर काम को करने के लिए इक्वल समय दिया जाता है। आइडियल टाइम हमारे जो सीपीयू का एक्चुअली में कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बाकी रफली जो काम है ना वो पहले ही हो जाएंगे, सीपीयू को सिर्फ एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। और एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर डुप्लीकेसी की चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि प्रोसेस पर प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। भाई कोई काम प्रायोरिटी से करना है वो नहीं हो पाता। दूसरा कि अनऑथराइज एक्सेस विभिन्न यूजर डेटा को संभालने की आवश्यकता होती है। भाई मल्टीटास्किंग है तो वहां पर अनऑथराइज की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कुछ या कभी कभी डेटा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। भाई एक व्यक्ति कई काम कर रहा है, जैसे आज मैं मैसेज ही पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो मैंने उसको जवाब ऐसा दिया तो उसने बोला कि सर आप सो रहे हो, तो मेरा ध्यान वहां पर था, मैंने उसकी सुना नहीं, जवाब दे दिया। तो ऐसे ही डेटा कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। मल्टीटास्किंग के एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। यूनिक्स, लाइनेक्स बहुत पॉपुलर एग्जांपल है मल्टीटास्किंग में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हम तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का एग्जांपल और डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक, यानी इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया गया समय अंतराल बहुत छोटा होता है। यानी इनपुट दिया, आउटपुट तुरंत आना चाहिए। इनपुट दिया, प्रोसेस होने में आउटपुट तुरंत आना चाहिए। जैसे इसके कई एग्जांपल हैं। जैसे हम रेलवे पर टिकट करते हैं, तो टिकट पे हमारी टिकट बुकिंग हो गई तो वहां पे तुरंत वो टिकिंग मतलब सीट की अवेलेबिलिटी है ना वो कम कर देगा। ऐसा नहीं कि हमने सीट अपनी बुकिंग कर दी, वहां पे 40 पहले अवेलेबल करा रहा था, हमने सपोज 4 सीट बुक करी है, वही 400 कोई दूसरा बुक कर ले। तो रियल टाइम में ऐसा नहीं होता, रियल टाइम इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। रियल टाइम में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है तुरंत, इसमें कोई
डिलेनेस नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम के अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो मेडिकल जो इमेजिंग होती है, मेडिकल जो एमआरआई हम जिसे कहते हैं, या फिर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझना चाहते हैं, एक स्टूडेंट का मैसेज है, रमा रमा का मैसेज, सर सब एक बार और समझा दीजिए। तो किसे समझाना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये सारे शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना मैंने अभी आपको बताया है अगर आप उसे अपनी नोटबुक में लिख पाएं तो ज्यादा सिंपल सरल होगा, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कंप्यूटर वाला तो ये सारे टर्म आपको नए लगेंगे और फिर इनके बीच में आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा कीवर्ड लिखना चाहिए। जितना डेफिनेशन बता रहा हूं ना उनको आप एक बार लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। और थोड़ा सा नया हो सकता है। अब बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है कि सभी रिसोर्सेज को अधिक उत्पादन प्रदान करता है क्योंकि सिस्टम का अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है मुख्य मेमोरी का अलोकेशन हमारा सर्वोत्तम मैनेजमेंट प्रदान करता है, क्योंकि मेमोरी प्रदान की जाएगी तभी काम होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ये कि सिस्टम हमेशा एरर फ्री रहता है, क्योंकि रियल टाइम में तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरा ये है कि एक काम से दूसरे काम में जाने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि सारा काम रियल टाइम में हो रहा है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं रियल टाइम के। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। और सबसे जो मतलब जरूरी डिसएडवांटेज है ना रियल टाइम में वो ये है कि एल्गोरिथम बहुत जटिल होता है। वह हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रोबोट के लिए थोड़ी बना लेगा ना। तो इसकी जो एल्गोरिथम होती है, इसकी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। एक और पॉइंट है कि एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता, यानी रियल टाइम मल्टीटास्किंग नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बचा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट और नेटवर्क। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट और नेटवर्क को समझ पाते हैं तो चीजें सरल हो जाएंगी। मैं नेटवर्क के बारे में बता देता हूं। नेटवर्क वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर चलता है। सर्वर जानते हैं, जैसे हम जो लैपटॉप पीसी यूज करते हैं ना, हमने जो लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं वो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट। लेकिन इंटरनेट से हम कोई भी जानकारी ढूंढते हैं, इंटरनेट से हमने कोई भी जानकारी ली तो वो जानकारी सर्वर पे स्टोर होती है। भाई सर्वर भी एक हमारा पीसी या हार्डवेयर ही होता है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है। तो इस सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी आपके इसमें लिखा हुआ है कि सर्वर पर चलने वाला सिस्टम। एग्जांपल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक का एक्स वर्जन और BSD। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर यूज करे जाते हैं। अब बचा हमारे पास लास्ट जो समझने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, रियल टाइम के मैंने यहाँ पर कई दूसरे एग्जांपल भी डाल रखे हैं, जैसे एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल होता है, कब कंट्रोल सिस्टम है, एयरलाइंस रिजर्वेशन है, मैंने एग्जांपल भी दिया था वर्बली। हार्ट पीस मेकर होता है, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम है, रोबोट है। ये मैंने एग्जांपल वर्बली दिए थे बट आपके नोट्स में मेंशन किए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिवाइड कर देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिवाइड कर देना, यानी डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ऐसे सिस्टम में मेड किया जाता है जिसमें कई प्रोसेसर का यूज करते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन में हमारे इस प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाता है।
टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कंप्यूटेशन टू इट्स यूजर। हिंदी में अगर समझा जाए तो हिंदी में आप ऐसे ही कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, यानी जिस डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है उस सिस्टम की बात की जा रही है, अपने यूजर को बहुत तेजी से कंप्यूटेशन या बहुत तेजी से गणना करने के लिए विभिन्न मशीनों में स्थित कई प्रोसेसर का उपयोग करता है। एग्जाम्पल बहुत सरल समझाता हूं, जैसे बीएसआई एकेडमी वो एकेडमी है जो सीपीसीटी कराती है, और सीपीसीटी में अगर आप जानती हो तो मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर है, जिसे पढ़ लिया तो हमारा सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो सीपीसीटी में कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। सीपीसीटी में कंप्यूटर की फैकल्टी भाई सैलन सिंह मेरा नाम है, तो मैं डील कर रहा हूं, सारी डिपेंडेंसी मेरे पर है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ओनली सीपीसीटी में ही आता है, भाई कंप्यूटर दूसरे एग्जाम में भी आता है। तो अगर बीएसआई एकेडमी में कंप्यूटर की दूसरी फैकल्टी होंगी तो हम दूसरे एग्जाम को भी कवर कर पाएंगे, यानी एक प्रोसेसर पर डिपेंडेंसी नहीं है। यानी जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, अगर कंप्यूटर का कोई काम आता है तो वो दूसरा टीचर हैंडल कर लेगा। मेरी क्लास अब्सेंट है तो दूसरी क्लास वो ले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं ना, 3-4 जितने भी हैं मेन मेन, वो सारे कंप्यूटर की फैकल्टी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के इनिशियल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे एग्जाम का हम लोग डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। ये रियलिटी है। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में कोई नोट्स बनाएगा या किसी कंटेंट राइटर को हमें हायर करना है तो मैं ही उस पर संज्ञान लूंगा, ऐसा नहीं। कोई भी अगर उस पर थोड़ा सा गौर करेगा तो वो उसको चेक कर सकता है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट हमारे वैसे पीसी में क्या होता है कि एक प्रोसेसर लगा है, कोई भी हम प्रोसेस देंगे उसी को एग्जीक्यूट करना है। जब डिवाइस में मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो भाई कोई प्रोसेस आई, अगर वो कोई प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो खाली नहीं है तो दूसरे पर भेज देगा, खाली नहीं तीसरे पर भेज देगा। यानी आप अगर एक फील्ड के कई लोगों को अपने पास रखते हैं तो उस काम को बहुत जल्दी किया जा सकता है। भाई कोई टेलर है, कपड़ा सिलता है, सिलेगा, तो कपड़ा सिलने में उसे शायद 2 दिन लगेंगे। लेकिन एक फैक्ट्री है जहां पे कपड़े सिलने में मतलब एक ही ड्रेस को, मतलब क्या बोलूं, एक ड्रेस को तो कितनी ड्रेस डेली निकल जाएंगी। यही अंतर होता है डिस्ट्रीब्यूट और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, उन डिसएडवांटेज पर थोड़ा सा मैं गौर कर लेता हूँ। डिसएडवांटेज डिस्ट्रीब्यूट वाले पे, क्योंकि स्पेशल डिसएडवांटेज कुछ तो होंगे। कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूट, ये मोबाइल हो गया, रियल टाइम हो गया, नेटवर्क हो गया, मल्टीटास्किंग, ये डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मेनली फोकस कर लेता हूँ। पहला, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। भाई जाहिर सी बात है, एक काम को एक व्यक्ति कर सकता है, उस जैसे हमने 4 खड़े कर लिए तो कॉस्ट तो ज्यादा लगनी है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, ऐसा सिस्टम उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत जटिल होगा। सॉफ्टवेयर बहुत जटिल कैसे होगा भाई, किसी व्यक्ति को कोई काम दे दिया, अब पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को ऑलरेडी काम दिया है तभी तो वो दूसरे पर जाएगा। तो इसलिए उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर वो कठिन होगा। दूसरा मतलब सॉरी नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुख्य नेटवर्क विफल हो गया ना तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। पीएसआई अकेडमी बैठ गया ना तो मैं फिर बैठ जाऊंगा। सेम वैसे मुख्य सिस्टम बैठ गया ना तो फिर सिस्टम फेल हो जाना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लोकस। अब लास्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बचा जिसका नाम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया, आप मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टूडेंट होंगे वो सभी मोबाइल में क्लास देख रहे होंगे। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है ना वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ही नहीं, बाकी आप स्मार्टफोन्स जो आप कह रहे हो मोबाइल ही है। टैबलेट की बात करें या फिर हम किसी ऐसी डिवाइस की बात करें जिसे हम बियर कर सकते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मुझे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट के साथ साथ बड़ा कंफ्यूजिंग वाला कंसेप्ट हो जाता है फिनिश। अब बचता है हमारे पास चौथा कंसेप्ट, जिसका नाम है क्या सर? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आगे आने वाले लेक्चर्स की एक नींव रखेगा। बट उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कहीं कोई परेशानी रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या यहाँ तक क्लियर है तो आप रहिए। निखिल का मैसेज है सर, आप बोल रहे थे कि आज क्लास नहीं होगी। भाई वो स्टेटस जो लगाया था वो कल का लगा है, आज का नहीं लगा है। आप ये नहीं देखते कि कब का स्टेटस लगा यार। भाई मुझे ये पता है कि आपको परेशानी सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आ सकती, क्योंकि थोड़ा से क्या है, टेक्निकल टर्म है और टेक्निकल को तुरंत समझना डिफिकल्ट होता है। सर मेन पॉइंट फिर से बता देना, मैंने जो नोट्स आपको व्यू कराए ना, इनमें वही मेन पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। सौरभ कह रहे हैं सर 80% तो समझ में आ गया, 20% रह गया है। सौरभ 20% अगर आप नोट डाउन कर लेंगे ना कीवर्ड को, और दूसरे दिन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, वो 20% भी क्लियर हो जाएगा। एक आध परसेंट अगर बचता है ना, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन आप करेंगे ना, अपने लिखे हुए कीवर्ड को सामने रख कर बचा कुचा 1% भी हो जाएगा। सर हिंदी में समझा दिया करो। शिवम क्या करें भाई, कुछ टर्म ऐसे हैं जिन्हें आप हिंदी में मतलब लिख ले तो भी इंग्लिश में समझेंगे, मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज, जैसे लाइनेक्स है, जैसे ये लोडर है, LOAD, ओ लोडर। लोडर को भाई ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन लोडर को ऐसे लिखते ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा समझ में आएगा, लोडर ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जैसा लिखा है ना, आप कोशिश करें वैसा समझने की, क्योंकि वो सिंपल है। अब मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट की तरफ, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारे पास है कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा मोबाइल। ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, मैक यूज होता है जो एप्पल कंपनी का है, MS डॉस यूज होता है, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स यूज होता है और यूनिक्स यूज होता है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लैपटॉप PC में यूज होते हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड आता है जो कि गूगल कंपनी का है, iOS आता है जो एप्पल कंपनी का है, ब्लैकबेरी आता है, और सैम्बियन आता है जो कि नोकिया और सोनी वाले मोबाइल में यूज होता है। ठीक है। एक मिनट। ये रहे एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी मैंने नाम बताए, चाहे वो विंडोज हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, डॉस हो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे। लेकिन उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री में बताया था कि विंडोज को 1985 में रिलीज किया गया था, लेकिन ये डॉस इसके साथ इनबिल्ड होके आता है।
लेकिन डॉस आपको पता है कि 1981 में आया था। याद है सर? बिल्कुल याद है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई इंटरफेस पे काम करता है। हो सकता है किसी को ये जीयूआई इंटरफेस समझ में नहीं आया, बट आगे आप पढ़ेंगे इंटरफेस तब मैं समझाऊंगा कि जीयूआई सीयूआई क्या होता है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जितना भी काम है ना ग्राफिक्स यानी इमेज के फॉर्म में होता है। क्लिक बेस्ड अगर मैं बोलूं तो ज्यादा सिंपल सरल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्सो ये भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में है, लेकिन एप्पल कंपनी का है। किसका है? एप्पल ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1977 में लॉन्च किया था, याद होगा आपको, मैंने स्टीम में बताया था। देन उसके बाद अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास लाइनेक्स। लाइनेक्स हमारा फ्री और ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। लाइनेक्स को हम 1991 में इसका इन्वेंशन करते हैं, मैं आगे समझाऊंगा जब लाइनेक्स को हम डिटेल करेंगे। बट याद रखिएगा लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर और एम्बेडेड डिवाइस पर भी इंस्टॉल होता है, अकेले लैपटॉप पीसी पर ही नहीं चलता, आप इसे सर्वर और एम्बेडेड डिवाइस पर भी चला सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल कंपनी का है और लाइनेक्स कर्नेल से प्रभावित है। क्यों? इसीलिए इसको हम ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते थे। याद है? कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास iOS है। ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आईपैड और जो आईफोन होते हैं ना, आईफोन एप्पल के मोबाइल, उनमें इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। आगे चलेंगे। डॉस। डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। 1981 में आया था, लेकिन 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड हो के आ रहा है। जैसे आज विंडो 11 मतलब लेटेस्ट विंडो है, उसमें डॉस इनबिल्ड होता है। अच्छा, डॉस को हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। डॉस को हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज और है, वैसे आगे डॉस के बारे में डिटेल करोगे आप। डॉस कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैरेक्टर भाई, डिस्क कौन सा है? मतलब कैरेक्टर का मतलब ये है कि इसमें सारी कमांड लिखी जाएंगी। कैरेक्टर का मतलब होता है कमांड, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो CUI या CLI पे काम करता है। CUI बेस्ड है, जैसे हमने मैक और विंडोज के बारे में समझा कि GUI इंटरफेस पर बेस्ड होता है। डॉस हमारा CUI पर बेस्ड है। C का मतलब होता है कमांड या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी डॉस में कोई भी काम करवाना है तो हमें कमांड लिखनी पड़ेगी। डॉस के बारे में एक चीज और मेंशन करिएगा कि डॉस हमारा सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग होता है, यानी डॉस पर एक यूजर एक समय में एक ही काम कर सकता है। और डॉस की जो कमांड है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी डॉस की कमांड को आप कैपिटल लिखें आप स्मॉल लिखें फर्क नहीं पड़ता है। ये रहे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स, जिन्हें हम आगे भी डील मतलब थोड़ा डिटेल करेंगे। अभी हमने वर्बली समझ लिया है कि ये हमारे एग्जांपल्स हैं, इनकी चर्चा आगे होगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और आगे ले जाने पर ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हमें इन पे इतना काम नहीं करना। अब हमारे पास बचा है टर्मोलॉजी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कुछ ऐसे टर्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा डीप डिफाइन करते हैं। यानी मेन खेल देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंसेप्ट समझाने हैं, यानी डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 मेन कंसेप्ट हैं जो हमने समझ लिए। मैं इनको और ज़्यादा अच्छे से या ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ सिलेबस डिफाइन करने के लिए
हमें टर्म्स से भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टर्म्स ना लिए जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, तब इन टर्म का यूज हो पाएगा। अभी अगर आप टर्म से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। बट मैं टर्म से जाने से पहले एक बार आपसे पूछ लेता हूँ कि आप टर्म पर जाने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। चांदनी कह रही प्लगइन एक बार फिर से बता दो। देखो चांदनी जी, सिंपल सा है कि आपके पास ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है, उसके फंक्शन को एनहेंस करना, एक एक्सेसरी ऐड कर दो, दिस इज अ प्लगइन। भाई बढ़िया सा शादी में तैयार होके जा रहे हैं, चश्मा लगा के जाओ, हाथ में घड़ी पहन के जाओ, दिस इज अ एक्सटेंशन या फिर प्लगइन। सिंपल ऐसे ही होता है। पलक सर कोई डाउट नहीं, मैं आगे चलूं, चलिए। पहला टर्म निकल के आता है डेडलॉक। पहली टर्मोलॉजी आती है हमारे सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम के हम टर्म्स की बात करें, सबसे पहला है डेड लॉक। कई बार पूछा है बट ज्यादा नहीं पूछते, पूछते हर बार है। बट आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक से पढ़ लीजिएगा, बट मैं सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ। डेडलॉक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें, जैसे सपोज दैट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस P1 है और दूसरी प्रोसेस है P2। ध्यान से समझिएगा, तब आप डेडलॉक को समझ पाएंगे। प्रोसेस P1 को रिसोर्सेस 1 से काम करना है, प्रोसेस 2 को रिसोर्सेस 2 से काम करना है। घर में भाई दो बच्चे हैं, दोनों को एक कॉपी एक पेंसिल दे दी जाए लिखने के लिए, ठीक है भाई, एक कॉपी दे दी एक पेंसिल दे दी, अलग अलग दे दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले बच्चे को दूसरे की कॉपी पेंसिल चाहिए और दूसरे को पहले की चाहिए। लेकिन परेशानी पता है इस चीज से नहीं है, एक्सचेंज कर दे हम, क्या दिक्कत है भाई, तू ये ले ले तू ये ले ले, क्या फर्क पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि पहला अपनी देना नहीं चाहता, दूसरे की लेना है। सेम प्रॉब्लम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है कि प्रोसेस 1 को अलोकेट किया गया कि तुम्हें R1 से काम करना है, लेकिन कहते हैं ना कि दूसरी थाली में नजर है हमारी, बट अपनी भी तो देख लो। अरे दूसरी की खानी तो अपनी छोड़ दो, लेकिन प्रॉब्लम यह छोड़ना नहीं चाहते। तो प्रोसेस 1 रिसोर्सेस 1 अलोकेट किया गया, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मुझे रिसोर्सेस 2 से काम करना है, लेकिन रिसोर्सेस 1 छोड़ना नहीं है। सेम कंडीशन प्रोसेस 2 के साथ हो रही है। भाई अगर 2 शांत रह जाए कि भाई चल ठीक है तू ही ले ले दोनों, तो बात बन जाएगी। लेकिन बात कैसे बनी, लड़ाई होगी कैसे? लड़ाई तो ऐसे होगी ना कि इसको दूसरा चाहिए, मतलब P1 को R1 है उसके पास लेकिन R2 चाहिए, P2 भी ऐसा ही है कि मुझे R1 चाहिए, मैं अपना नहीं दूंगा। सेम प्रॉब्लम ऐसे हमारे पीसी में आती है, तो वहां जो कंडीशन बनती है उसे हम डेडलॉक कहते हैं। पहली बार जब मैंने डेडलॉक पढ़ा था ना, मुझे डेफिनेशन से बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल दिया ना, मैं आज तक नहीं भूलता इसे। यानी अपनी है, दूसरी की थाली पर नजर है, अपनी छोड़नी नहीं है। दूसरा भी बेशरम है हमारी तरह कि वो अपनी नहीं दूसरे पर नजर रख रहा है, अपनी छोड़ना भी नहीं चाहता। तो सेम कंडीशन में डेडलॉक फंस जाता है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें अगला टर्म मिलता है जिसका नाम है स्वैपिंग। देखो स्वैपिंग को आप समझें या ना समझें, मैं बहुत सरल समझा देता हूँ। स्वैपिंग का मतलब होता है, आप कॉपी पेस्ट को ध्यान रखें। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है, जैसे आप मेन मेमोरी है हमारे पास जो वर्किंग वाली होती है, और हमारी सेकेंडरी मेमोरी जहां पर डेटा रखा जाता है। सिंपल सा है, मेन मेमोरी से अगर हम कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में ले जा रहे हैं, सेकेंडरी से मेन में आ रहा है, दिस इज स्वैपिंग। सेगमेंटेशन एक लास्ट टर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेगमेंटेशन एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है
जिसमें मेमोरी को वेरिएबल साइज में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक भाग को जो हमने वेरिएबल साइज बनाया है उसे हम सेगमेंट के रूप में जानते हैं। हर प्रोसेस को सेगमेंट अलॉट कर दिया जाता है। दिस इज अ सेगमेंटेशन। मतलब क्या है कि मेमोरी का हमने एक वेरिएबल साइज के सेगमेंट या वेरिएबल साइज के छोटे छोटे पार्ट बना दिए जिन्हें आप सेगमेंट कह रहे हो। जब भी प्रोसेस को किसी मेमोरी की जरूरत पड़ती है ना तो सेगमेंट अलॉट कर देते हैं, उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। डायग्नोस्टिक और ट्रबल शूटिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ट्रबल शूटिंग ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं भाई। मैंने सॉफ्टवेयर में समझाया है, हमारे सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का इशू है उसे सही करने की प्रोसेस को हम लोग ट्रबल शूटिंग कहते हैं। और ट्रबल शूटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। भाई ट्रबल शूटिंग में अगर मतलब ट्रबल शूटिंग का काम क्या है भाई, प्रॉब्लम को सही करना। अगर उस प्रॉब्लम को सही करने में कोई सॉफ्टवेयर यूज हुआ है तो वो डायग्नोस्टिक है। ये हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टर्म बनाता है। उम्मीद है कि यहां तक आप टर्म को समझ गए होंगे। एक दो टर्म और रिवाइज कर देता हूं फिर हम सेशन को एक और टर्म की तरफ ले जाएंगे। फर्मवेयर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि प्रोग्रामिंग की तरह होता है। डिवाइस की एक चिप में एम्बेड होता है जिसे हम रोम कहते हैं और विशेष डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। बायो समझानी हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। हार्डवेयर की समस्याओं को जांच करता है और पावर और सेल्फ टेस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कराता है और कंप्यूटर को बूट हो जाता है। यानी बायोस का हार्डवेयर प्रॉब्लम को टेस्ट करने का है और टेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम पोस्ट के नाम से जानते हैं। बाकी सिस्टम कॉल हो गया, ये टर्म्स में आगे पढ़ाऊंगा। हम कुछ टर्मोलॉजी पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, बट उससे पहले एक दो टर्म और जान लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था जिसका नाम था इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब जानते हैं भाई, हम अपने पीसी लैपटॉप में जब कोई सॉफ्टवेयर मतलब डालते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, उसका टर्म ही इंस्टॉल है। मतलब हमें अपने पीसी में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कराना, इस सॉफ्टवेयर को डालना है, उसे इंस्टॉल कहते हैं। जैसे हमें कोई डिवाइस अपने पीसी लैपटॉप में ऐड करनी, उसे इंसर्ट या इंस्टॉल बोला जाता है। सेम पैसे ही सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में अगर जोड़ना है तो उसे इंस्टॉल बोला जाता है। तो उस इंस्टॉलेशन के थोड़े से कुछ टर्म है। जैसे पहला टर्म है क्लीन इंस्टॉलेशन। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि आप जिस मेमोरी पर, जिस हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे कंप्लीटली फॉर्मेट करके इंस्टॉल कर रहे हैं, वो है क्लीन इंस्टॉलेशन। दूसरा एक टर्म होता है जिसे रिपेयर इंस्टॉल या इन प्लेस अपग्रेड के नाम से जानते हैं। इन प्लेस अपग्रेड का मतलब होता है रीइंस्टॉल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना फॉर्मेट किए हुए हम उस सॉफ्टवेयर को उस डिवाइस में फिर से इंस्टॉल करते हैं। दिस इज अ रीइंस्टॉलेशन। एक अपग्रेड होता है, अपग्रेड जैसे हम इन प्लेस अपग्रेड या फिर अपग्रेड के से ही रिलेट कर सकते हैं। यानी क्लीन और अपग्रेड तो ही याद रखिएगा। क्लीन का मतलब है उस डिवाइस को पूरी तरीके से फॉर्मेट करके, और अपग्रेड का मतलब आप ऐसे समझिए कि अपडेट होता है। अपग्रेड का मतलब होता है अपडेट, यानी पुरानी सेटिंग उसमें रहेगी, नई चीजें ऐड हो जाएंगी, तो वो हमारा अपग्रेड इंस्टॉलेशन होता है। एक फाइल टर्म और समझा देता हूं, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। फाइल सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टोरेज डिवाइस पे फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना, उसे मैनेज करना और उस तक हमारा एक्सेस पहुंचाने का काम जो करता है ना। यानी आप ऐसे समझिए कि आपके पीसी लैपटॉप में कोई फाइल पड़ी है तो उस फाइल को हम व्यवस्थित कर रहे हैं भाई, रख रहे हैं, ये फाइल मैनेजमेंट का काम है। हमें कोई फाइल मैनेज करनी है, मतलब कॉपी पेस्ट डिलीट, ये सारे वो ऑपरेशन है जो मैनेजमेंट में आते हैं। या किसी फाइल को हमें ढूंढना है, लेना है, ओपन करना है, तो उसके लिए हमारा फाइल मैनेजमेंट ही यूज होता है। विंडोज में दो फाइल मैनेजमेंट मेन माने जाते हैं। एक NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और दूसरा FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल।
लाइनेक्स में भी फाइल हमारे फाइल सिस्टम के वर्जन है ई टी सॉरी ई एक्स टी जैसे हम कहते हैं। इसके तीन वर्जन मेन माने जाते हैं, ई एक्स टी टू, ई एक्स टी थ्री और ई एक्स टी फोर, ये मेन है। बाकी फाइल मैनेजमेंट जैसा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन था ना फाइल को मैनेज करने का, उसमें रिट्राइव, नेमिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे हम पढ़ रहे थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल तो करता है, बट उसके अगर सॉफ्टवेयर को थोड़ा समझा जाए तो फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। अब एक दो टर्म मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसमें मैं प्रोसेस को समझा देता हूँ। प्रोसेस साइकिल काफ़ी ज़रूरी होती है। वैसे जब हम सिस्टम कॉल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम प्रोसेस साइकिल को समझ लेंगे, बट वहाँ पर रिपीटेशन फिर हो जाएगा। अभी वक्त है हमारे पास, तो क्यों ना इस प्रोसेस साइकिल को थोड़ा समझा जाए। अभी हमने एक बात बताई थी कि जब भी हमें कोई काम करना है तो इंस्ट्रक्शन आता है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेस क्रिएट होती है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेस क्रिएट होती है। तो प्रोसेस की अपनी एक स्टेज है। देखो अब जो बता रहा हूं ना ये उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो थोड़े एडवांस जाना चाहते हैं। बाकी आपका जॉब आपको सिर्फ पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इस प्रोसेस को सिर्फ सुनिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समझना चाहता उनके लिए थोड़ा सा डीप ले जाना चाहता हूँ। देखो प्रोसेस साइकिल में क्या होता है, प्रोसेस की अलग अलग स्टेज को डिफाइन करते हैं। जैसे एक प्रोसेस में टर्म होता है जिसका नाम है न्यू। न्यू का मतलब होता है जब प्रोसेस क्रिएट करी जाती है उसे हम न्यू कहते हैं। उस प्रोसेस साइकिल में एक टर्म और आता है न्यू के बाद, जैसे हम रेडी कहते हैं। रेडी का मतलब होता है कि सीपीयू को हमने कोई प्रोसेस असाइन करी, अब एग्जीक्यूशन के लिए इंतजार कर रही है वो, यानी अगर कोई प्रोसेस रेडी है इसका मतलब एग्जीक्यूशन का वेट कर रही है। एक और टर्म है रनिंग। रनिंग का मतलब है कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक और टर्म आता है वेटिंग। वेटिंग और रेडी में इतना अंतर है कि सीपीयू के प्रोसेसिंग के लिए हमने कोई प्रोसेस असाइन कर दी, मतलब पहुंच गई तो वो रेडी हो गई। लेकिन सीपीयू ने उस प्रोसेस पर एग्जीक्यूट किया, पता किया कुछ मिसिंग है, जैसे कोई रिसोर्सेज का लोकेशन चाहिए तो भाई उस प्रोसेस को भेज दिया कि भाई पहले रिसोर्सेज को लेके आओ। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, हमें कैश लेना है, बहुत बड़ा कैश है तो हम चेक से लेते हैं। अब चेक में हमने बढ़िया अमाउंट भरा, हमने साइन करे, हिंदी इंग्लिश डेट वेट सब डाल दी, ठीक है ना। क्या किया हमने, सिग्नेचर करके दे दिया। अब कैशियर पे जैसे ही जाएगा वो चेक को कैश चेक करेगा। अब उसमें एक मिसिंग पाता है कि भाई साहब आपने चेक पे पीछे साइन नहीं किए, तो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा था तो वो चेक वापस देता है, हम साइड में हटके उस पर साइन करते हैं, तब तक वो दूसरे व्यक्ति को ले लेता है। सेम सीपीयू करता है। सीपीयू को कोई प्रोसेस दी, अब लगा कि उसमें कुछ मिसिंग है तो भाई भेज देगा कि भाई काम करके लाओ जाओ, तो वेटिंग प्रोसेस हो जाएगी वो। एक लास्ट टर्म होता है प्रोसेस के लिए टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब बंद। जिस प्रकार से न्यू से प्रोसेस क्रिएट होती है उस प्रकार से टर्मिनेट से प्रोसेस को बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस के प्रोसेस साइकिल स्टेज है जो हमें समझनी चाहिए। बट अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस में दो टर्म आप जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक टर्म होता है प्रोसेस में जिसे हम फोरग्राउंड कहते हैं। एक टर्म है प्रोसेस के अंदर फोरग्राउंड, और दूसरा टर्म होता है प्रोसेस के अंदर बैकग्राउंड। प्रोसेस में दो टर्म यूज होते हैं, एक फोरग्राउंड दूसरा बैकग्राउंड। भाई जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करोगे तो टास्क मैनेजर में कैटेगरी आती प्रोसेस। प्रोसेस में प्रोसेस का ही मैनेजमेंट होता है, भाई कौन सी प्रोसेस हम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस फोरग्राउंड चल रही है। देखो फोरग्राउंड का मतलब है कि जिन प्रोसेस पर हम करंटली काम कर रहे हैं, जिन प्रोसेस पर हम करंटली काम कर रहे हैं, मतलब जो इंटरफेस हमारे सामने है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने एक पीडीएफ रीडर ओपन है, और अभी आपके लिए ओबीएस मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है, तो भैया हमारा ओबीएस चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जो फोरग्राउंड चल रही है,
मतलब मेन इन पे काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड भी हैं। बैकग्राउंड में सपोज दैट मैंने कोई वीडियो डाउनलोड के लिए लगाया है, तो वो जो ब्राउजर चल रहा है ना, वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है। तो ऐसी प्रोसेस बैकग्राउंड में कहलाती है। जैसे बैकग्राउंड में कई दूसरी प्रोसेस भी आती है, मैं थोड़ा सा उनको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे। अगर मेरी बात समझ नहीं पाए तो आप अपने पीसी में टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। जैसे करंट में मैं जो फॉरग्राउंड प्रोसेस कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ओबीएस स्ट्रीमिंग के लिए यूज हो रहा है। हमने फोल्डर ओपन कर रखा है तो वो हमारा फॉरग्राउंड, हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा। लेकिन बैकग्राउंड की कुछ प्रोसेस है, बैकग्राउंड की प्रोसेस में जाओगे, जैसे आपको डेल का एनालिटिक्स मिल जाएगा, लोडर मिल जाएगा, हमारे डेल का डायग्नोस्टिक, मतलब डेल का मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। हम लोग जैसे हमारा पीडीएफ रीडर है, उसकी अपडेट सर्विस चल रही है, वो भी बैकग्राउंड में चल रही है। तो आपको ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि कौन सी सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है? तो बैकग्राउंड में सर्विस जो चल रही है ना, उनके लिए हमें टास्क मैनेजर ओपन करना पड़ेगा, वहां से पता चलेगा कि कौन सी फॉरग्राउंड है, कौन सी बैकग्राउंड है। ठीक है, चलिए। प्रोसेस में कुछ टर्म और हैं, एक टर्म और है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर प्रोसेस की कुछ और टर्म भी हो हैं। जैसे कुछ स्पेशल प्रोसेस हैं, सपोज दैट जैसे जोमी प्रोसेस है, जोमी। एक खत्म हो चुका प्रोसेस, लेकिन अभी भी वो प्रोसेस टेबल में अपने पेरेंट्स के, उसके एग्जीक्यूटिंग स्टेट को इकट्ठा करने का इंतजार कर रही हो। यानी प्रोसेस को टर्मिनेट तो कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रोसेस टेबल में अवेलेबल है। पेरेंट प्रोसेस को आने, मतलब पेरेंट प्रोसेस आ जाएगी तभी मैं चलूंगा। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग पेपर देने जाते थे, हमारा पेपर पहले हो जाता था, फिर भी हम अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। दिस इज अ जूमी प्रोसेस। एक और प्रोसेस होती है जिसे हम अनाथ यानी ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। ऑर्फन प्रोसेस में क्या होता है, जिसकी पेरेंट प्रोसेस को किल कर दिया जाता है। यानी पेरेंट प्रोसेस के अंदर चाइल्ड प्रोसेस थी, तो जब पेरेंट्स प्रोसेस किल कर दी जाए तो उस प्रोसेस को हम अनाथ, यानी अनाथ का मतलब क्या होता है भाई, जिसके पेरेंट्स नहीं रहे इस दुनिया में। तो सेम वैसे जिसकी पेरेंट प्रोसेस किल कर दी जाए उसे हम। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं ना, तो टर्मिनेट करने के लिए जो कमांड यूज करी जाती है उसका नाम किल है। किल, किल का मतलब हिंदी आप जानते होंगे, मारना होता है। एक और है डिमोन्स प्रोसेस। डिमोन्स, डिमोन्स ऐसी प्रोसेस है जो बैकग्राउंड प्रोसेस, जो लगातार चलती रहती है, यूजर से इसका सीधा कंट्रोल नहीं है। यानी अभी जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है ना, वो डिमोन्स प्रोसेस है। यानी हमें हमारा उनका संबंध नहीं, सिस्टम के लिए जरूरी है, इसीलिए उन्हें डिमोन्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सब बिल्कुल आ गया। जूमी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई पेरेंट प्रोसेस है, उसकी चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया कि भाई तेरे को हम निकालते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स का इंतजार करता है कि जब तक वो इशारा ना कर दे तब तक हम नहीं जाएंगे। सेम कंडीशन हमारी जूमी की होती है। अच्छा, इसी प्रोसेस में एक टर्म आता है जिसे हम शेड्यूलर कहते हैं। वैसे हम आगे समझेंगे, समझा है कि नहीं समझा देखना पड़ेगा। कुछ टर्म है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे एक टर्म आता है शेड्यूलर, एक टर्म आता है डिस्पैचर। डिस्पैचर या डिस्पैच, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों को टर्म दोनों का देखो, शेड्यूलर का काम है सीपीयू के लिए, सीपीयू के लिए प्रोसेस का सिलेक्शन करना। मतलब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ये शेड्यूलर सेलेक्ट करता है। और डिस्पैचर का इतना काम है कि शेड्यूलर ने जिन प्रोसेस को सेलेक्ट किया है उन्हें सीपीयू तक पहुंचाना। शेड्यूलर यानी सेलेक्टर है। भाई प्रोसेस तो बहुत आ रही है एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास, लेकिन भाई शेड्यूलर ने जो पहुंचाई है वही एग्जीक्यूट होगी। अब शेड्यूलर ने सेलेक्ट कर दिया तो डिस्पैचर आगे पहुंचाएगा, तो वो डिस्पैचर है। थोड़ा सा टर्म टेक्निकल है,
आप रिलेट करिएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना उसी भाषा में लिखेंगे तो सरल हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार। शेड्यूलर वो टर्म होता है जो सीपीयू के लिए प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, और डिस्पैचर शेड्यूलर द्वारा सेलेक्ट प्रोसेस को सीपीयू तक पहुंचाता है। सीपीयू के लिए प्रोसेस का सिलेक्शन करना शेड्यूलर का काम है, और डिस्पैचर का काम शेड्यूलर द्वारा सेलेक्ट प्रोसेस को सीपीयू तक पहुंचाने का काम डिस्पैचर का है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। एक लास्ट टर्म है, चलिए एक लास्ट टर्म है और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यहीं पे विराम दे देंगे। लास्ट टर्म क्या है? एक टर्म है थ्रेट, जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। मैं समझा देता हूं क्या होता है थ्रेट, पहले आप प्रोसेस पढ़ लीजिए। देखो, थ्रेट एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी किसी प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाली सबसे छोटी यूनिट को हम थ्रेड कहते हैं। अक्सर इसे लाइट वेट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट प्रोसेस की मेमोरी और उसके रिसोर्सेस का शेयर करता है, इसीलिए हम थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। तो थ्रेड क्या है? जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा तो उस एग्जीक्यूशन एक छोटी सी इकाई है। ये लाइट वेट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने जो मेमोरी और रिसोर्सेस यूज करें वो शेयर करेगा। भाई पेरेंट जो काम कर रहा है ना, भाई हमारे मतलब बॉस क्या काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देता है हर प्रोसेस को, तो वो थ्रेट होता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी थी, मैंने आपको कंप्लीटली समझाई। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल को अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके लिए एक रिपीटेशन के तौर पे करना चाहता हूं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जबकि कर्नेल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कंपोनेंट होता है। अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस देता है यूजर और हार्डवेयर को, कर्नेल प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के फंक्शन को। सबसे मेन और ज़रूरी पॉइंट ये है कि हमारा जो कर्नेल है ना, इट इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे मेन यही है। बाकी टेबल है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा डाउट गुंजाइश बची हो तो एक काम करिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पीडीएफ में हमने आपको जितने भी एमसीक्यू दिए हैं एक बार उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम सॉफ्टवेयर की कुछ टर्मोलॉजी पर चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर की वैसे तो हमने काफ़ी टर्म डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म हैं, चाहे वो हमारा वोटिंग प्रोसेस हो, हमारा सिस्टम कॉल हो। सिस्टम कॉल के अलावा अगर हम देखा जाए यूज़र के इंटरफेस हों, ये सब मैं थोड़ा सा आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट को भी पढ़ा दिया है, आगे जाने से पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएं। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ और सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी को थोड़ा आपको दे दिया जाए, जिससे आने वाले सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जांपल्स होंगे ना, चाहे वो विंडोज हो, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब आपको डिटेल में समझ में आएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले सॉफ्टवेयर के कुछ टर्म बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम आगे लेक्चर्स की बात करेंगे। अब सुनिएगा, कल का प्लान क्या है। सुनो, कल का प्लान क्या है भाई? कल क्या है? और कल संडे है। संडे मतलब एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्लास। तो प्लान सुनिए, कल का क्या प्लान है। कल का प्लान ये है कि सॉफ्टवेयर की टर्म वाली जो क्लास है ना, जो सॉफ्टवेयर के हम एक्स्ट्रा टर्म देख रहे हैं, उसकी क्लास हम सुबह 7 बजे करेंगे। ठीक है, और जो प्रैक्टिस एमसीक्यू करना चाहते हैं ना, हमने जितना पढ़ा है उस पर, उसकी क्लास हम कल शाम को 7:30 बजे करेंगे। ठीक है ना, यानी कल आपकी 2 क्लास होंगी,
एक सुबह 7 बजे जो सॉफ्टवेयर टर्म के ऊपर होगी, एक शाम को 7:30 बजे जो जितना अभी देखो मैंने प्रीवियस डे में सॉफ्टवेयर पढ़ाया, आज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, हम नेक्स्ट क्लास में टर्म पढ़ेंगे, तो जितना भी पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन हम शाम को करेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के 2 लेक्चर्स बचेंगे, जिसमें एक हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लेंगे और दूसरे में हम बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, मैक सबको पढ़ लेंगे। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट हो जाएगा फिनिश। यानी 3 से 4 वीडियोस हैं कल के बाद हमारे पास। कल सुबह क्लास है, बाकी अब कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भाई जिनको डाउट लग रहा है ना, वैसे कई स्टूडेंट पुराने हैं जो स्टूडेंट को जवाब दे देते हैं। पवन कह रहे हैं सर आपने 25 क्वेश्चन का पीडीएफ बताया वो नहीं मिला। पवन आप अपने बैच में, मैंने सॉफ्टवेयर का कंप्लीट पीडीएफ दिया जिसमें 100 क्वेश्चन है, आप उनको करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए को 50 से 60 क्वेश्चन, आप उनको करिए। 25 उन्हीं में से निकले हैं, आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। वेद कह रहे हैं कल सुबह की क्लास का पीडीएफ दे दीजिए। क्वेश्चंस सर कल सुबह पीडीएफ क्वेश्चंस करवा नहीं, पीडीएफ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं लाइव मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे बेद आप एक क्वेश्चन मतलब आप पीडीएफ के क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जैसे आपने पीडीएफ के क्वेश्चन लगाए हैं, आपको लग रहा है बन नहीं रहे हैं, तो आप मुझे उन क्वेश्चंस के नंबर या स्क्रीनशॉट से व्हाट्सएप कर दो, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को मेंशन कर लूंगा। ठीक है। मॉक टेस्ट चालू हो गए कि आप पलक सिलेबस हो जाता तब मॉक टेस्ट चालू होते, अब भी नहीं। सिलेबस तो होने दो। सर नहीं समझ में आ रहा है, दीपिका का मैसेज है। दीपिका क्या समझ में नहीं आ रहा है? दीपिका जैसे मैंने बोला है ना, वैसे वैसे आप लिखते जाओ, और टेक्निकल टर्म है, थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं आ रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे तो आएगा। नहीं हार के बैठ जाओगे तो फिर नहीं आएगा, ये सही बात है। ठीक है, प्रयास करो थोड़ा सा। जो समझ में नहीं आया, दिक्कत करे, उसे मुझसे पूछो, मैंने नंबर दिया है, अब मैसेज कर लो। नहीं मिलता है जब आप कॉल कर लो। पूछना आपका काम है, बताना मेरा काम है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दीक्षा आप अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोसेस चांदनी कह रही है सर प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखो प्रोसेस मैंने चांदनी जो बताई है ना, उसका पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, उसे तो आपको लिखना है। हर चीज का पीडीएफ मैं नहीं देता, कुछ चीजें लिखने के लिए देता हूँ, तो वो लिखना ही चाहिए आपको। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें कभी भी कैसे भी ऐड हो जाती हैं। 100 करना जरूरी है? नहीं, आपको जितने कर पाए वेद, ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने आप कर पाए उतने कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे का प्लान मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।